Hello everyone, I am Utkarsh Misra and today I am going to deal with a very important topic, that is types of majority in constitution। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि संविधान में कितने तरीके की मेजॉरिटी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने तरीके की मेजॉरिटी होती है, फिर उसको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नंबर की जो मेजॉरिटी है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो दूसरी है वो है सिंपल मेजॉरिटी, जो तीसरी है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी और जो चौथी है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब कि टोटल 4 तरीके की मेजॉरिटी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, किसी भी चीज़ का या किसी भी स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाता है। ठीक है, अब इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज कहाँ होता है? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार बननी है, तो जब सरकार किसी पार्टी को बनानी होती है तो उसको लोकसभा में या राज्यसभा में जब सरकार बनानी होती है तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ज़रूरी है। जैसे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2014 के इलेक्शन में जो बीजेपी का कैंपेन था उसमें ये बीजेपी बोल रही थी कि 272 प्लस सीटें जीतनी है। क्यों ऐसा बोल रही थी? क्योंकि 543 का 50% से ज़्यादा 272 होता है। इसका मतलब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की डिमांड कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनकी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले। ठीक है, ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नंबर होता है वो नंबर फिक्स्ड होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि नंबर फिक्स होता है। ठीक है, क्यों फिक्स होता है? क्योंकि स्ट्रेंथ फिक्स है, इतनी स्ट्रेंथ ही है तो उसका 50% से ऊपर नंबर फिक्स होगा। ठीक, इसका यूज गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होता है, जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो दूसरी मेजॉरिटी है वो है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ से यहाँ पे हमको मतलब नहीं है कि कितने लोग हैं टोटल स्ट्रेंथ, हमको मतलब ये है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 500 है, मान लीजिए बस। ठीक, और उसमें से 100 लोग एब्सेंट हैं, मतलब 400 बचे। ठीक, और जो और 100 लोग हैं वो वोट नहीं देना चाहते हैं, वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, अब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, वोट नहीं देंगे वो। ठीक, तो टोटल बचे 300। तो अगर उन 300 में से 151 पीपल ने 151 लोगों ने किसी बिल के फेवर में वोट किया है तो वो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ पे यूज होगी, इसको नोट कर लीजिए कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं। दोनों होना चाहिए कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, और मान लीजिए प्रेजेंट 100 लोग हैं और उसमें से केवल 85 लोग वोट कर रहे हैं, तो 50 लोगों का 50% से ज़्यादा सिंपल मेजॉरिटी होगी। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी बिल को पास करने में। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे नंबर की मेजॉरिटी जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये हम कम ही सुनते हैं लेकिन आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब कि वो होता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक, अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ हम जानते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हम नहीं जानते। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब होता है कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। मतलब कि मान लीजिए 545 है लोकसभा की स्ट्रेंथ। ठीक है, 545 है। ठीक, और 100 लोग मान लीजिए उनकी डेथ हो गई है, 100 एमपी की डेथ हो गई। मान लीजिए डेथ हुई नहीं है एक तरीके से, लेकिन मान लीजिए। ठीक है, 100 लोग डेथ हो गई है और 45 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो 545 था, 100 लोग की डेथ हो गई, 45 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, मतलब 145 लोग की वैकेंसी हो गई। तो जो 545 स्ट्रेंथ थी वो हो गई अब 300। 145 लोग हट गए 545 में से, तो हो गई 300, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई 300। ठीक, और
इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब कि 300 का 50% से ज़्यादा, मतलब कि 151। तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी 151 होगी। ठीक, इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज कैसे किया, कहाँ किया जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज रिमूवल ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आवश्यक होती है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आवश्यक होती है, और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आवश्यक होती है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67 क्लॉज बी में उसका रिमूवल प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 67 क्लॉज बी में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट जरूरी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे नंबर की मेजॉरिटी, जो है स्पेशल मेजॉरिटी। तो सब लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 होती है कि रेटिफिकेशन बाय स्टेट होता है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके हम कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज था इसको लेके, लेकिन जब मैंने डिटेल से इसको पढ़ा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज हम इफेक्टिव मेजॉरिटी को, मतलब सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी को हम आपको सही से बताएंगे। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी को सही समझने के लिए ये बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैंने फ्लेवर में डिवाइड किया, फ्लेवर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्लेवर है स्पेशल मेजॉरिटी का, फ्लेवर ए, वो है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, पहला फ्लेवर, इसको भी स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसका 2/3, मान लीजिए 300 मेंबर लोकसभा में उपस्थित हैं। ठीक, और 300 में से 201 एमपी उस बिल के फेवर में वोट करते हैं, तो वो बिल इस स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर ए। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर ए का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 312 न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा को जब एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना होता है तो वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर ए के थ्रू ही पास होता है। ठीक है, मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक चीज़ यहाँ पे ऊपर मैंने ये लिखा है 2/3 मेंबर परसेंट एंड वोटिंग, ये सॉरी, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। ठीक है, वही थोड़ा कन्फ्यूजन थी। हाँ, टेक्निकल ग्लिच के कारण ये गलती हो गई। तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी। ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी में ये होता है कि 2/3 मेंबर, देखिए यहाँ पे भी परसेंट है, तो यहाँ पे जहाँ परसेंट है लिखा है मैंने, वहाँ पे प्रेजेंट लिख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट कंसीडर कीजिएगा इसको। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन जरूरी है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है। ठीक है, ठीक, उसमें से 300 लोग प्रेजेंट हैं। ठीक, मतलब 243 लोग एब्सेंट हैं, 243 लोग एब्सेंट हैं, 300 एमपी प्रेजेंट हैं। ठीक, और 300 में से 260 लोगों ने उस बिल के फेवर में वोट किया है। ठीक, तो क्या वो बिल पास हो जाएगा? चलिए कंडीशन को देखते हैं। पहला, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो 300 लोग प्रेजेंट थे, और ऑब्वियस सी बात है कि 300 का 260 2/3 से ज़्यादा ही हुआ, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ थी 543, और वोट कितने लोगों ने किया? 260 लोगों ने। तो 543 का 50% से ज़्यादा हुआ 272, मतलब 260 लोगों ने ही वोट किया है, और हमको चाहिए 272 सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। इसका मतलब ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो मिनिमम 272, 300 में से 272 लोग अगर उस बिल के फेवर में वोट करेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी का यूज हम
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में करते हैं। आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो इस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी का यूज हम करते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर रिमूवल करना है तो भी इसी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी का यूज हम करते हैं, ठीक है। 2 फ्लेवर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आता है फ्लेवर सी, ठीक। फ्लेवर सी कहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, ठीक। तो ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बी मतलब कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब सेम कंडीशन फ्लेवर बी की तरह इसमें रहेगी, लेकिन एक कंडीशन और जुड़ गई है कि रेटिफिकेशन बाई मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। मतलब जितने भी हमारे, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो अगर लोकसभा या राज्यसभा से वो बिल पास हो गया और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू वो बिल पास हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें 50% राज्यों का भी रेटिफिकेशन चाहिए, 50% राज्य उसको एक तरीके से रेटिफाई करें, ठीक, तो वो बिल पास होगा, ठीक है। तो फ्लेवर सी का यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें स्टेट्स के भी राइट जुड़े हुए हों और सेंटर के भी राइट्स जुड़े हुए हों, और स्टेट के राइट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा हो उस अमेंडमेंट से या उस बिल से, तो स्टेट को उस बिल के रेटिफिकेशन में या बिल को पास करने में स्टेट को, किसी राज्य को भी इंक्लूड किया जाता है। तब हम फ्लेवर सी मेजॉरिटी का यूज करते हैं। जो चौथी मेजॉरिटी है फ्लेवर डी, वो है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। सेम मतलब 543 मान लीजिए हैं टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की, ठीक, और 2/3 उसका हुआ 272, तो नहीं सॉरी 272 नहीं हुआ, 2/3 हुआ, 2/3 कितना हुआ, 543 का 2/3 या डिवाइड करो, 543 छोड़िए, देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैं आप मान लीजिए 300 टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक, तो 300 टोटल स्ट्रेंथ है, तो 300 में से अगर 201 लोग, 300 का 2/3 हुआ 200, ठीक, और 201 लोग मोर देन 2/3 अगर टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो 201 लोग उस चीज़ के फेवर में वोट करते हैं या उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करते हैं, तो वो चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर डी के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे टफेस्ट होता है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, सबसे टफ यही होता है, ठीक, क्योंकि इसमें इसके थ्रू हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को इस मेजॉरिटी के थ्रू ही इम्पीच किया जा सकता है। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के फेवर में वोट करते हैं तो प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि आपको सही समझ में आ जाए। और ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।